आज के आपके करंट अफेयर्स 6 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है नोबेल प्राइज पर है। देखो अब कुछ दिनों में आपके अलग अलग नोबेल प्राइजेस अलग अलग लोगों को मिलेंगे। इससे दो तरीके के आपके करंट अफेयर्स बनते हैं। एक तो जब आपने किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में फेयर होना है या कई बार स्टेट के जो पेपर है हरियाणा पंजाब हिमाचल ये जो स्टेट सर्विसेज के पेपर में फेयर होना है, तब क्वेश्चन ये भी आ जाता है इस साल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पीस का, लिटरेचर का, मेडिसिन का, जी ये जितने भी आते जाएंगे अब एक एक करके थोड़े थोड़े दिनों में, कि कौन सा नोबेल प्राइज किससे मिला। तो आज जो आया है आपका नोबेल प्राइज आपके फिजिक्स का आया, ठीक है। पर ये फिजिक्स का इस साल नोबेल प्राइज क्योंकि थोड़ा अनोखा भी है, इस कारण मतलब उसमें फिर क्या होता है कि किसे मिला है तो नाम आपको याद रखना जरूरी है। आपके तीन लोग हैं, ठीक है, सुकोरो मानाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्ज परिसी, ठीक है। ये तीन लोग हैं, एक आपके यूएस जापानीज साइंटिस्ट हैं, एक आपके जर्मनी से और एक आपके इटली से हैं। इन तीनों ने फिजिक्स को यूज करके, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज एक्सपेरिमेंट्स को यूज करके इन्होंने क्लाइमेट मॉडल बनाया है। क्लाइमेट मॉडल का मतलब किस तरीके से आपके फिजिकल एलिमेंट्स में चेंज आ रहा है, जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट है, गैसेस हैं, हर चीज कैसे चेंजेस आ रहा है और आने वाले टाइम पे किस तरीके से आपकी क्लाइमेट में और ज्यादा चेंज आने वाला है। तो एक पूरा प्रिडिक्टिव मॉडल इन्होंने क्रिएट किया। तो इस मॉडल को प्राइज मिला है इस साल नोबेल प्राइज। एक तो जब भी क्लाइमेट के रिगार्डिंग कोई भी करंट अफेयर आता है ना वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे टॉपिक ना हमेशा हॉट टॉपिक्स कहते हैं इन्हें, जो हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली उस पर नोबेल प्राइज मिल गया तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट सर्विसेज में आपको इन तीनों के नाम आ सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट को कोई और भी पेपर देना है या स्टेट्स के देने हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी ना भी नवंबर में मीटिंग होगी COP26 की। ये किस चीज की मीटिंग होती है? देखो सारी दुनिया के, अब मैं साथ में ये भी समझा दूं, नवंबर में ये करंट अफेयर दोबारा भी आएगा, ठीक है। महीना ही रह गया, अगले महीने ये करंट अफेयर आएगा। तो तब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, तो आपकी ना सारी दुनिया एक जगह पे कॉमन कोऑपरेशन करती है, वो है यूनाइटेड नेशंस। इस टाइम सारी दुनिया को जरूरत है कि एक साथ मिलके आए और हम क्लाइमेट चेंज के लिए एक साथ काम करें। ये सोच शुरू हुई थी 1992 में, ठीक है। रियो डी जनेरियो आपके ब्राजील में मीटिंग हुई थी, जिसे अर्थ समिट कहते हैं। वहां पे सारे देश मिले थे 1992 में, रियो डी जनेरियो। आपकी वैसे ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। रियो डी जनेरियो वैसे शहर सबसे मशहूर है, पर वो उसकी कैपिटल नहीं है। हाँ जी, जिसे रियो समिट भी कह सकते हो, एक ही चीज है, क्योंकि रियो डी जनेरियो शहर का नाम है तो रियो समिट होगी, या उसे अर्थ समिट कहते हैं, क्योंकि पहली बारी सारी दुनिया के देश एक साथ इकट्ठे होके आए थे और सबने विचार करना शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के इस फ्रेमवर्क, यहाँ पे ना यूनाइटेड नेशन के अंडर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि हम आने वाले सालों में कैसे बात करेंगे। फ्रेमवर्क होता है एक बेसिक सेटअप करना, एक बेसिक सेटअप क्रिएट करना जिसके अंदर मतलब गाइडलाइंस बना ली कि हमारा विजन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कैसे करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। फाइनल कुछ नहीं हुआ था, बस एक फ्रेमवर्क कि हाँ हम एग्री करते हैं कि हमें इसके ऊपर काम करना है और हम आगे जाके बात करेंगे। इसी चीज को बाद में कन्वेंशन का रूप मिल गया, इसी कारण इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन फ्रेमवर्क, एक मिनट, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। इसे शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC, ठीक है, इसे शॉर्ट में ये कह देते हैं।
ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंडर हर साल आपके सारे देश किसी ना किसी कंट्री में मिलते हैं और हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे सिग्निफिकेंट जो लास्ट मीटिंग जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रही थी वो 2016 में हुई थी। 2016 में सारे देश मिले थे पेरिस में। पेरिस में सारे देश मिले और वहां पे साइन किया उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, मतलब जो हर साल मीटिंग होती है ना, फिर हर साल की मीटिंग को कहते होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, शॉर्ट में COP। तो ये जो पेरिस वाली मीटिंग थी ये 21st मीटिंग थी, इस कारण इसे COP 21 कहते थे। ठीक है, इस साल अब 2016 से कितने साल आगे हो चुके हैं? 5। तो इस साल कौन सी मीटिंग हो रही है? इस साल होगी COP 26। ठीक है, तो इस साल मतलब वही नंबर, हर साल मीटिंग होती है, ये नंबर इसलिए बढ़ता जाता है। पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जहां पे कोई मेजर एग्रीमेंट हो जाता है। 2016 में पेरिस में बहुत मेजर एग्रीमेंट हो गया। इस मेजर एग्रीमेंट में क्या था कि एक तरह से वर्ल्ड ने अपने लिए एक टारगेट ले लिया, सारी कंट्रीज ने एक टारगेट एटलीस्ट लिया। 1992 से हम लगे हुए हैं पर कोई टारगेट आज तक सेट नहीं किया था कि हमें करना क्या। ये टारगेट अभी भी बहुत वेग है, अचीव कैसे करना है किसी को नहीं पता, पर एटलीस्ट कोई टारगेट तो लिया हमने। वो टारगेट क्या लिया है कि हमने अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर राइज है ना वो 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना, कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री पे ही रोक ले एवरेज टेम्परेचर। अभी जो आपके अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है सारी अर्थ, क्योंकि पोल्स ठंडे भी हैं कुछ रेगिस्तान के एरिया गर्म भी है, तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का करके ना 18 डिग्री होता है। हाँ 18, क्योंकि ठंडे ठंडे इलाके भी बहुत ज्यादा है ना, तो 18 एवरेज टेम्परेचर पड़ जाता है अर्थ का। ये 2 डिग्री या 1.5 डिग्री, अब जब तुम AC का टेम्परेचर चेंज करते हो 1.5-2 डिग्री, कौन सा कोई फर्क पड़ता है ज्यादा? तो हम अर्थ को लेके इतने ज्यादा सेंसिटिव क्यों हुए पड़ेंगे? 1.5 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना जी। 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर अर्थ का बढ़ गया, देखो हर 0.5 डिग्री भी जब टेम्परेचर राइज करता है ना, आपकी आइस मेल्टिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। जो आपके पोल्स पे आइस है, दुनिया पे 3 इलाके जहां पे सबसे ज्यादा आइस है, कहां पे? और थर्ड पोल किसे कहते हैं? कहाँ के? हिमालय के। ये देखो, एक तो नॉर्थ पोल के ऊपर आइस है, ग्लेशियर ग्लेशियर है। एक अंटार्कटिका जो नीचे पूरा कॉन्टिनेंट है वो आइस से भरा पड़ा है। एक जो हमारे यहाँ पे एशिया में जैसे हमारे हिमालयास के माउंटेन्स हैं, उसके ऊपर हिंदू कुश के पहाड़, ये सारे ना यहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं, पामीर नॉट पे। अब अगर आप कभी एशिया का मैप देखोगे ना, ये सारे पहाड़ों की रेंज है। हमारे यहाँ पे जैसे हिमालयस मिल जाते हैं, अफगानिस्तान की साइड हिंदू कुश चले जाते हैं। ठीक है, आपके के से क्या रेंज थी, नाम भूल गया। नहीं नहीं, वो तो देश है। पाकिस्तान में भी रेंज चली जाती है, तो ऐसे। हाँ जी, कुनलुन माउंटेन, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। पामीर नॉट को ना दुनिया की रूफ बोला जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचे हिमालयस कितने ऊंचे पहाड़ हैं, ये सारे ऊंचे पहाड़ है, ये सारे जाके एक जगह मिलते हैं, पामीर नॉट। ये जितने भी पहाड़ है ना, ये भी ग्लेशियर से भरे पड़े हैं। अब जितना टेम्परेचर राइज होता जाएगा, ये सारे इलाकों से बर्फ आपकी पिघलती जाएगी। बर्फ पिघलेगी तो ये अल्टीमेटली, जैसे हमारे यहाँ पे भी नदियां चलती हैं, एक तो नदियों में फ्लड आने लग जाएंगे। ठीक है, जो हमारे इंडस होगी, चाहे गंगा या यमुना, सारी की सारी फ्लड करने, ब्रह्मपुत्र, ये सारी फ्लड करने लग जाएंगी। पर अल्टीमेटली इन सब का पानी जाके भी तो समुद्र में गिर रहा है, तो हमारे लैंड के ऊपर भी फ्लडिंग हो रही है, और अल्टीमेटली आपका सी लेवल राइज होगा। अरे यस, सी लेवल राइज होगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जितने भी आपके कोस्टल एरियाज है ना, और जो शहर आपके बिल्कुल समुद्र के साथ बने हुए हैं, जैसे इंडिया के साथ साथ, या मुंबई जैसे शहर, सूरत जैसे शहर बिल्कुल कोस्ट पे बने हुए हैं, ये सारे पानी के नीचे चले जाएंगे। क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ेगा तो धीरे धीरे लैंड की तरफ ही तो बढ़ता आएगा, और ये शहरों में पानी घुसना शुरू होगा।
ये इंसानों के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात क्यों है, क्योंकि हमारी जो इंसानों की ज्यादातर आबादी है ना, हमारी 2/3 पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन ओशंस के पास रहती है, ठीक है। और अगर और ज्यादा देखोगे 90% पॉपुलेशन किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास रहती है, कहीं ना कहीं कोई रिवर होगी, ठीक है, या समुंदर होगा कोई भी, तो 90% पॉपुलेशन रिवर्स फ्लड करेंगी हर जगह, यानी कि इंसानों की 90% आबादी खतरे में है, ठीक है। ऐसा नहीं है, दुनिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम चाहे दुनिया बहुत बड़ी है पर आपका ज्यादातर जमीन ना आज भी खाली पड़ी है, इंसान हर जगह नहीं है, हम जहां पे रहते हैं ना हम कंसंट्रेशन में, ठीक है, ज्यादातर इलाके खाली पड़े हुए हैं आज भी, और वो ज्यादातर इलाके वो हैं जहां पे आपका पानी लगता है, ठीक है, पानी की बाउंड्री से, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम, इस कारण हम दुनिया का ये पूरा जो हमने फ्रेमवर्क बनाया यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन बनाई 2016 में, पेरिस एग्रीमेंट में हमने यही बात की कि हमने पूरी दुनिया का टेम्परेचर, अब ये कोशिश करनी है कि पहले तो 2 डिग्री से तो बिल्कुल ऊपर ना जाए, कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री के पास जाके ही रोक लें इसे। फेलियर क्या है कि इसमें कोई भी सिंगल बाउंडेड टारगेट नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट में सारे देशों ने क्या बोला कि देखो हम टारगेट अपने लिए फिक्स नहीं करेंगे, हमें अपनी ग्रोथ भी देखनी है, तो हर देश ने अपने खुद टारगेट लिए, इसमें ये प्रोविजन डाला गया फिर कि हर देश जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो अपने मुताबिक खुद टारगेट ले ले। इंडिया ने अपने टारगेट लिए हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी इतनी शिफ्ट कर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी सारी दुनिया ने ये टारगेट लिए हुए हैं, तो हर कोई अपने मुताबिक काम कर रहा है पर एक सिंगल विजन अभी भी दुनिया में लाके, ठीक है, तो ये फर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्लियर है। तो इसी के चलते हुए जो ये नोबेल फिजिक्स प्राइज है, ये भी क्लाइमेट मॉडल के रिगार्डिंग था, इस साल आपके ग्लासगो में 26वीं मीटिंग है। अब थोड़ा सा नोबेल प्राइज बारे पढ़ते हैं। देखो नोबेल प्राइज आपका सर नोबेल की विल में लिखा गया था। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने क्या बनाया था, डायनामाइट। डायनामाइट पता है ना, माइंस में यूज करते हैं इलाके को पूरा उड़ाने के लिए। तो पहले क्या था डायनामाइट, देखो अब हमारा क्योंकि उससे ज्यादा बेटर वेपन्स बन गए हैं, तो अब डायनामाइट सिर्फ हमारा ज्यादातर माइंस या लिमिटेड स्कोप पे यूज होता है, पहले हर चीज के एक्सप्लोजिव में डायनामाइट यूज होता था। अल्फ्रेड नोबेल को इस चीज की टेंशन पड़ गई थी एक पॉइंट पे आके, मतलब डायनामाइट जब उन्होंने बनाया, सारी दुनिया को रिक्वायरमेंट है डायनामाइट की, तो सारी दुनिया ने उनका पेटेंट खरीदा है, तो अपने आप वो बहुत अमीर होते गए। अमीर तो हो गए, अमीर होने के बाद उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि मुझे दुनिया याद किस नाम पे रखेगी, कि ये इंसान जिसने तबाही की चीज बनाई है, तो डायनामाइट तबाही की चीज ना, अगर पॉपुलेशन के बीच में शहरों में बिछा दिया जाए वो भी उड़ा देगी, तो ऐसे अगर मिसयूज होता तो ऑब्वियसली अगलों को लगता कि मुझे तो याद इस चीज के लिए रखा जा रहा है कि डायनामाइट मेरी इन्वेंशन के कारण तबाही है। तो उन्होंने अपनी विल में लिख दिया था कि आज तक जो मैंने पैसे कमाए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके नोबेल प्राइज विनर्स को दिए जाए। उन्होंने इसी के चलते हुए आपके कुछ फील्ड्स डिसाइड किए जिनके एक्सपर्ट्स को प्राइजेस मिलने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और एक ना नोबेल पीस प्राइज डायरेक्टली नहीं है, जुड़ा हुआ है, थोड़े दिनों में अब आएगा, इकोनॉमिक्स। हम कहते हैं ना इन्हें नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, जैसे 2 साल पहले एक और इंडियन को मिला था, बैनर्जी करके जो है, ठीक है, पर नोबेल प्राइज की अपनी लिस्ट के अंदर फिजिक्स नहीं आता, इकोनॉमिक्स नहीं आता, सॉरी, ये अलग से है प्राइस, पर इसे पैसा नोबेल प्राइज की ट्रस्ट से मिलता है, वो थोड़े दिनों में आ जाएगा करंट अफेयर, वो तब कवर करेंगे, नोबेल इकोनॉमिक्स का प्राइस पूरा अलग से कवर करेंगे। अभी के लिए बस ये, कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि नोबेल प्राइज में कौन से प्राइजेस कवर्ड है, उसमें याद रखना इकोनॉमिक्स डायरेक्टली कवर्ड नहीं है, तो उसकी लिस्ट में, खुद की लिस्ट में, नोबेल प्राइज की लिस्ट में इकोनॉमिक्स नहीं आता, क्लियर है। तो
सबसे पहला प्राइज दुनिया का 1901 में दिया गया था। इसके अंडर आपके मॉनेटरी अवार्ड भी मिलता है और आपके प्राइज भी दिया जाता है। दोनों चीजें होती हैं, आपके पैसा भी दिया जाता है और आपके प्राइज भी दिया जाता है। जो प्राइज होता है वो 3 लोगों से ज्यादा में नहीं शेयर किया जाता, ठीक है। कोई भी सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को, जैसे आज का जो हमारा फिजिक्स का प्राइज भी है, ये 3 लोगों को मिला है ना, देखो चौथा नाम नहीं है। चाहे 4 साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते, प्राइज 3 को मिलना था। 3 से ज्यादा को प्राइज नहीं मिलता, या तो 3 इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन को प्राइज मिल जाता। ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर बहुत सारे लोग होंगे, पर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही रही ना। या तो ऑर्गेनाइजेशन को प्राइज मिल जाएगा या 3 इंडिविजुअल्स मैक्सिमम, ठीक है, उन्हें ये प्राइज मिलता है। इसके अलावा ये कभी भी नोबेल पीस प्राइज जो है वो पोस्ट ह्यूमसली नहीं मिलता, यानी कि जब कोई मर जाता है उसके बाद नहीं मिलता। जिसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि जिसकी डेथ हो चुकी है अब जाके हम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ इसे प्राइज देना चाहिए था, क्योंकि जो जिंदा रह के एफर्ट कर रहा है उसे साथ के साथ प्राइज दो। मरने के बाद क्या करना है, अब तो उसकी डेथ ही होगी, तुमने उसकी कदर तब तो डाली नहीं जब वो था, ठीक है, तब तो उसे इग्नोर किया गया ना। तो इस कारण जो अभी जिंदा हैं उन्हें दो, ये भी डेड हो गए फिर इन्हें देते फिरोगे, इन्हें क्या क्या पता चल रहा है। पर अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे अवार्ड अलॉट हो चुका है और मिलने से पहले डेथ हो जाए, उसे प्राइज दे दिया जाता है, क्योंकि उसे पता तो है ना कि उसे प्राइज मिलना था, ठीक है, बस लेने से पहले उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज। दूसरा करंट अफेयर है आपके एक देश के बारे, ताइवान। ताइवान कहां पड़ता है, चाइना के बिल्कुल साथ। ये आजकल ना बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रह रहा है चाइना के कारण। चाइना सिर्फ इंडिया को तंग नहीं करता, और भी बहुत सारे देशों को करता है। इस साइड से ये आपका चाइना है, ठीक है। चाइना के साथ ना यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, ये जो आइलैंड है ये ताइवान है। ताइवान का सिग्निफिकेंस क्या है कि ताइवान को कोई भी एज अ 100% देश के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। ताइवान एज अ देश रिकॉग्नाइज नहीं होता। किसी को भी हम देश रिकॉग्नाइज करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा सिंबल होता है कि हमारे जो कैपिटल होता है और उनकी जो कैपिटल होती है, हम दोनों एक दूसरे की कैपिटल में एम्बेसी ओपन करते हैं, ठीक है। जो एम्बेसी होती है वो हमेशा कैपिटल शहरों में होती है। तो जैसे अमेरिका के साथ हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनकी एम्बेसी हमारे न्यू दिल्ली में है, हमारी उनके वाशिंगटन डीसी में होती है। ऐसे ही सारे चाइना, पाकिस्तान, सबकी एम्बेसी दिल्ली में है। जहां पे एम्बेसीज होती है ना, उसे हर कैपिटल में उस इलाके को बोला जाता है ग्रीन जोन, वो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वहां पे हर मूवमेंट के ऊपर जगह जगह पे तुम्हें पुलिस दिखाई देगी, क्योंकि सारे देश, अब कोई किसी भी देश के ऊपर हमला हो जाए, एम्बेसी के ऊपर हमले का मतलब होता है उस देश के ऊपर हमला होना, तो वो एरिया को, वो कंट्री जिसके अंदर वो एम्बेसी होती है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे ग्रीन जोन कहते हैं। तो सारे हमेशा कैपिटल में होते हैं। पर एक एम्बेसी के अलावा ना एक छोटी चीज होती है। अब देखो, जैसे इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका ने इंडिया के अंदर एम्बेसी तो न्यू दिल्ली में खोल ली है, वहीं खोलनी पड़नी थी, कैपिटल तो वही है। पर अब इंडिया तो इतना बड़ा है, साउथ इंडिया भी पड़ गया, नॉर्थ इंडिया भी पड़ गया, इतना ईस्ट इंडिया, सारे इतने बड़े एरिया में है। अब किसी को भी यूएसए का कोई भी काम है, अब बेचारे को तो ट्रैवल करके नहीं तो न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, जो बड़े साइज के देश होते हैं उनमें ना मल्टीपल ऑफिसेज और ओपन करते हैं। जो मेन होता है उसे एम्बेसी कहते हैं, बाकी ऑफिसेज जो जगह जगह होते हैं इन्हें कहते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस। ये डिप्लोमेटिक लेवल पे छोटे होते हैं। जो एम्बेसडर होगा ना किसी भी कंट्री का, वो एम्बेसी में बैठता है। बाकी सारी जगहों पे उनका बस जो पेपर फाइलिंग और ऐसे कोई भी काम करने वो यहाँ पे करते हैं। जैसे अमेरिका का एक बहुत बड़ा कॉन्सुलेट हमारे ना मुंबई शहर में, उनका एक बहुत ही मेजर सेंटर मुंबई में, क्योंकि हमारे बिजनेसेस का मेजर सेंटर मुंबई है, तो इस कारण बहुत सारे बिजनेसेस के रिलेशन अमेरिका के साथ डायरेक्टली पड़ते हैं ना। अब ऐसे तो फिर बिजनेसमैन को बार बार न्यू दिल्ली ट्रैवल करना पड़ेगा अपने हर काम के लिए। तो अमेरिका ने क्या किया, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जिनके साथ भी हमारे बिजनेस टाइज हैं, उन्होंने अपने कॉन्सुलेट ऑफिस बहुत बड़े बड़े मुंबई में खोल कर रखे हैं।
ऐसे ही बैंगलोर, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में है। अगर चंडीगढ़ का एग्जांपल दूं तो आपके 36 सेक्टर में फ्रांस का कॉन्सुलेट ऑफिस है, ठीक है, यहाँ से आगे जाके, और जहाँ पे फ्रेंच भी सिखाई जाती है वहाँ पे वो कॉन्सुलेट ऑफिस है। वहाँ पे फ्रांस किसी को भी जाना है, कोई भी काम करना है, वो सारे काम वहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 9 सेक्टर में साउथ कोरिया का कॉन्सुलेट ऑफिस है। वो घरों के बीच में ही, एक घर के बीच में ना साउथ कोरिया का फ्लैग फ्लाई करते हुए दिखता है मेन रोड पे। उसके बाहर लिखा हुआ है नंबर प्लेट की जगह कॉन्सुलेट ऑफिस ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। तो ऐसे कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेके वो अपना ऑफिस खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आपके जगह जगह पे ऐसे ऑफिस खुले होते हैं, ठीक है। तो अगली बारी गेड़ी रूट पे निकलो तो 9 सेक्टर के गेड़ी रूट के ऊपर ही खोला हुआ है उन्होंने ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान इस साइड करते हुए एक झंडा भी देख लें। अब इससे आगे बढ़ते हुए ताइवान कॉन्सुलेट ऑफिसेज में ये सब कुछ बता क्यों रहा हूं? देखो एक ना चीज है, ताइवान का ऑफिशियल नेम ताइवान नहीं है। ताइवान की सरकार का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। पर चाइना तो ये है ही नहीं। हम तो चाइना बड़े से देश को कहते हैं जो हमारी सरहद पे बार बार तंग करता रहता है, ठीक है। वो जो देश है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो हमारे ऊपर चाइना है। दोनों चाइना है नहीं वो डेमोक्रेटिक, बस उसके नाम में है डेमोक्रेसी, ठीक है नहीं वो चाइना। ये क्या है कि आपके दुनिया में ना 2 चाइना एग्जिस्ट करते हैं, एक ताइवान भी चाइना है और एक चाइना भी चाइना है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं। पर होता क्या है, आपकी ना जो मेनलैंड चाइना है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया की प्रोडक्शन अब वहां पे चली गई है, सारी दुनिया को अपने कहीं ना कहीं रिश्ते उससे मेंटेन करने जरूरी है। तो उस कंट्री ने क्या बोला है कि तुम सिर्फ एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चाइना है ना, जो हमारे ऊपर इतना बड़ा देश है चाइना के तौर पे, वहां पे ओरिजिनली वही चाइना था। हुआ क्या, 1949 में ना, वहां पे जो सरकार थी ओरिजिनली जो चाइना में 1949 में, वहां पे जो सरकार थी वो ना अमेरिका उसे बैक करता था, अमेरिका उसे सपोर्ट करता था, और वर्ल्ड वॉर 2 उसी ने लड़ी थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ते लड़ते उसके अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। वो सिविल वॉर जिन्होंने जीती ना वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। चाइना जो आज बड़े वाला चाइना है उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई। तो जो ओरिजिनली बीजिंग में सरकार थी ना वो एक टाइम पे बिल्कुल ही घेरे में आ गई, हारते गए, उसके सोल्जर्स हारते गए, और अल्टीमेटली जो वहां पे सरकार बैठी हुई थी जिसे अमेरिका बैक करता था, इन्होंने अपनी शिप्स उठाई और यहां से भाग खड़े हुए एक यहाँ पे जो आइलैंड पास में था वहां पे पीछे कब्जा कर लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सारे लोगों ने, और इन्होंने अपनी सरकार पूरे चाइना पे बना ली। ये पीछा नहीं कर पाए उनका, क्योंकि इनके पास उस जमाने में कोई शिप कुछ नहीं था, ठीक है, कोई ज्यादा एडवांस मिलिट्री नहीं थी, बस लड़ने का जज्बा था तो जीत गए, ठीक है। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग। ये जो भाग के यहां पे गए, ये इनके लीडर थे काई शेक करके कुछ नाम था, काई शेक था मेरे ख्याल से, कंफर्म कर लो। काई शेक। विक्रम कंफर्म करके बता दो, घर बैठे हुए तुम जल्दी रिसर्च कर देते, इनके स्पेलिंग कंफर्म कर देना। चांग होना चाहिए, चांग होना चाहिए, आगे कंफर्म कर दो। चांग काई शेक ऐसे कुछ नाम था इनका। ये लीडर यहां भाग के चले गए, इन्हें सपोर्ट की आपके यूएसए ने, चांग काई शेक, ठीक है, और माओ जेडोंग पीछे रह गए। अब ये जो ताइवान है ना, ताइवान क्लेम करता है कि ये पूरा चाइना हमें बिलोंग करता है, ठीक है, इतना सा देश है ये पूरे चाइना पे, जैसे हमारा इतने बड़े इलाके पे क्लेम जड़ता है। चाइना कहता है ये जो आइलैंड है ये अलग नहीं है,
ये हमारा ही हिस्सा है, बस ये अभी तक जोड़ा नहीं है हमने साथ में। तो अब पिछले 2 हफ्ते में क्या हो रहा है ना, पिछले 2 हफ्ते में ना यहाँ पे एक्टिविटी चाइना की बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ी हुई है। जैसे हुआ गया पिछले 2 हफ्ते में, तो मैं तुम्हें पूरे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स बताता हूँ। चाइना ना बार बार इन्हें भी तंग करता है। अब समुंदर है इनके आसपास, तो कभी इनके पास से वॉरशिप्स निकाल देता है पानी से, कभी एयरक्राफ्ट भेजता है, इनके एयर स्पेस को एंटर करके वापस आ जाता है। एयर स्पेस की ये जो वायलेशन है ना, पिछले चाइना ने पिछले 1-1.5 हफ्ते में बार बार की है। पहले उसने भेजे 13 फाइटर एयरक्राफ्ट, वो जाके आए, एयरक्राफ्ट को मतलब स्पेस को छू के वापस आ गए। ठीक है, चांग काई शेक, हाँ बिल्कुल सही नाम फिर मैंने बता सकता, चांग काई शेक ही है। उसे छू के वापस आ गए, वो 13 थे। उसके बाद अगला नंबर भेजा 26, वो जाके वापस आ गए। फिर उसके बाद भेजे 54 या 55 कुछ नंबर था, वो जाके आ गए। ठीक है, और अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि 156 एयरक्राफ्ट्स, पूरे फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स नहीं जो आपके फाइटर जेट्स हैं, वो ताइवान के बिल्कुल पास जाके रिटर्न होके आए। तो इस टाइम ताइवान ना हाई अलर्ट पे है। ठीक है, कि चाइना को कोई भरोसा नहीं कब हमला कर दे, पर ताइवान की प्रोटेक्शन की गारंटी, अब यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल वो इंसिडेंस बनता है, क्योंकि ताइवान की प्रोटेक्शन की गारंटी अमेरिका की, अमेरिका उन्हें गारंटी देता है कि तुम्हें हम बचाएंगे। तो उसके आसपास वो अपनी वॉरशिप्स घुमाते रहते हैं, तो चाइना अलग तंग होता रहता है। ठीक है, क्योंकि इतने पास से एयरक्राफ्ट कैरियर्स घूम रहे हैं, वो अलाउ करते हैं ताइवान वाले कि तुम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले आओ, पर वो चाइना के भी तो बहुत पास आ गए। तो इसके कारण, और अभी रिसेंट टाइम में जब से इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा है ना, तब से यूके की नेवी, फ्रांस की नेवी, जापान की नेवी, अमेरिकन नेवी, ये सारे ताइवान के पानी के आसपास ही घूम रहे हैं। तो आने वाली कोल्ड वॉर साफ दिख रही है कि कैसे चाइना और अमेरिका टकराव में जगह जगह पे आने। तो ये चीज का यहाँ पे मैं आपको सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये ताइवान इतना को मैप है, ताइवान के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। याद रखना, कभी लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बनाते हैं ना, लैटिट्यूड की एक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास करती है, इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करती है। जो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो बिल्कुल इंडिया का सेंटर का हिस्सा है, मध्य प्रदेश ही लगा लो, तो ये सारा एरिया को डिवाइड करके जाती है। तो इसी सीध में आपका ताइवान का ही नीचे वाला एरिया आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका छोटा सा यहाँ पे, ये इस साइड ये चाइना है। तो खुद देखो, यहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, यहाँ पे जैसे ही पानी में कुछ एरिया आपका एयर स्पेस में कवर होता है। ठीक है, जो पहले 20 नॉटिकल माइल्स होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं, 20 सॉरी कह दिया, आपके 24 नॉटिकल माइल्स कवर्ड होते हैं। यहाँ आते हैं, एंटर करते हैं, वापस मुड़ जाते हैं। ये चाइना बार बार कर रहा है ताकि ताइवान हर टाइम डरा रहे कि चाइना कभी भी हमला करके छीन लेगा। ठीक है, क्योंकि अब तो ताइवान खुद तो लड़ ही नहीं सकता अमेरिका के सपोर्ट के बिना, और वो साफ ही दिखता है। ठीक है, वो सिर्फ इस टाइम टेस्ट कर रहे हैं कि किस हद तक रेजिस्ट कर सकता है ताइवान, और अमेरिका कितनी सपोर्ट के लिए आएगा। और उन्हें लगा कि अमेरिका स्ट्रांग नहीं खड़ रहा, कोई पता नहीं हमला करके छीन भी ले। ठीक है, तो सिर्फ हमारी बॉर्डर पे नहीं तंग करता रहता, वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ ऐसे करता है। ठीक है, कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है चाइना, तो सबके साथ ही ये करता घूमता है। ठीक है, पाकिस्तान की तो जमीन ही छीन ली थी। पीओके का कुछ एरिया अब ऐसा है जो चाइना के पास ही है, बाद में पाकिस्तान ने गिफ्ट ही कर दिया था चाइना, क्योंकि हम नहीं दिए कि डिस्प्यूट ही खत्म। तो ऐसे तो हाल है पाकिस्तान के। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट? हाँ, मतलब फुल स्केल इन्वेजन वो कहते हैं कि 2025 तक कर देंगे, पर वही उसे रेजिस्ट अमेरिका कर रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है। देखो, अगर अमेरिका और चाइना फुल स्केल कन्फ्लिक्ट पे चले जाते हैं, वो वर्ल्ड वॉर ही है, क्योंकि एक तरह से जो आज के जमाने में सुपर पावर्स हैं, उसमें चाइना सुपर पावर ही है। ठीक है, बहुत पावरफुल हो चुका है पिछले कुछ सालों में। तो
वर्ल्ड पावर ही उसे मान के चलो। थर्ड है आयुष्मान भारत योजना। ये आपकी गवर्नमेंट की, इसका एक और नाम भी है, किसी भी नाम से पेपर में आ जाए, चाहे आयुष्मान भारत के नाम से आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आ जाए, एक ही स्कीम है, दो नाम है इसके। ठीक है, पहले इसका नाम यही था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बाद में इसका नाम आयुष्मान भारत कर दिया। इंडिया के ऑलमोस्ट 50% बॉटम, हमारे देश के बॉटम 50% जो सबसे गरीब लोग हैं, ये स्कीम ना उनके लिए बनाई गई है। इसमें क्या है कि हर गरीब परिवार को, जितने परिवार के मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, एक गरीब परिवार में 2 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, वो परिवार की अपनी मर्जी है। ठीक है, हर गरीब परिवार को पूरे साल के 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अब उसे क्लेम करने को चाहे सारा परिवार थोड़ा थोड़ा क्लेम कर ले, चाहे लेट्स सपोज किसी भी डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उन्हें बता दिए जाते हैं कि ये सारे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, आप इनके पास जाओगे, जो भी बिल बनेगा, चाहे दवाइयों का हो, चाहे चेकअप का हो, किसी भी चीज का, वो सारा बिल सरकार देती है। पर मैक्सिमम 5 लाख तक खर्चा कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, पर परिवार 5 लाख तक का खर्चा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है, सरकार के द्वारा किसी को भी दी गई। ठीक है, अब ये जो है, ये हमारे नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें फ्री एक्सेस दिया जाता है। देखो इसमें क्या क्या कवर किया जाता है। इसमें आपकी प्राइमरी केयर, प्राइमरी केयर का मतलब होता है सर्दी जुकाम एलर्जी ऐसी कोई चीज चेक करा रही, उससे लेके आपकी सेकेंडरी और इवन जो टर्शरी हेल्थ केयर है ना, वो भी दी जाती है। अगर किसी को सर्जरी भी करवानी पड़े, अब देखो किसी गरीब को सिर्फ इसलिए तो नहीं मरने दे सकते क्योंकि उसके पास सर्जरी के पैसे नहीं है, इस कारण सरकार 5 लाख तक पूरे परिवार का टोटल करके 5 लाख तक गारंटी देती है कि कोई भी खर्चा है वो हम दे देंगे। 5 लाख से ऊपर जितना होगा वो परिवार की अपनी प्रॉब्लम है, या एक ने ही यूज कर लिया और परिवार में कोई और बीमार पड़ गया, वो भी परिवार की अपनी प्रॉब्लम। 5 लाख तक का हमने पर कवर दे दिया है, वो भी स्टार्टिंग के लिए बहुत है, एटलीस्ट गरीबों को कुछ तो बेनिफिट दिया। पहले तो कोई भी सीरियस बीमारी होने का मतलब है कि डेथ ही है, अब बचने के चांसेस तो हैं कि कोई भी सर्जरी या कुछ भी हुआ, 5 लाख तक सरकारी हॉस्पिटल्स तो कवर कर ही जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट तो ऑब्वियसली महंगे पड़ेंगे, इसमें प्राइवेट भी इंक्लूडेड है। अगर किसी के आसपास कोई सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट में भी जा सकता है। ठीक है, तो कौन बेनिफिशियरीज हैं इसके, मतलब क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, ये पूरी सर्विसेज की लिस्ट दे दी है। जैसे कोई भी डेंटल केयर भी है, कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, इन्हें आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं, जो इस साल आपके जैसे शुगर होगी, इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो छूने या पास बैठने से नहीं फैलती, जैसे अगर किसी को शुगर है या हार्ट अटैक है, ये सारी चीजें पर्सनल अपने अंदर से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, शायद स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, या हमारी डाइट ऐसी है, सारा दिन जंक फूड खाते रहते हैं, आर्टरीज तो बंद होनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के कारण इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इस साल हिमाचल में एक क्वेश्चन आया था कि आपके ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें वेलनेस इंडेक्स में किस तरीके से आपके डिजीज बर्डन इंडिया कम कर रहा है। तो एक सबसे आसान रास्ता, ये बथेरे करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं कि एक सबसे आसान रास्ता जो इंडिया ने चुना है वो है कि लोगों को अवेयर करो लाइफस्टाइल के बारे में। तुमने जगह जगह पोस्टर भी देखे होंगे, ईट राइट मूवमेंट, नहीं देखे तो अगली बारी कई चौक पे ऊपर भी लगे हुए हैं, कई दीवारों पे भी लगाए हुए हैं, ईट राइट मूवमेंट। आपके लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि जो जंक है वो खाना कम करो और हेल्दी खाओ और एक बैलेंस डाइट लो, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये डिजीजेस अपने आप कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बर्डन बनता है किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि ये डिजीजेस ऑब्वियसली तुम कम कर सकते हो, ये तो ऐसी बीमारी है ना जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण आ रही है। अगर लाइफस्टाइल इंप्रूव कर ले, ये बीमारियां पूरी पॉपुलेशन में अपने आप कम हो जाएंगी। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी हैं जहां पे वायरस बैक्टीरिया अगर फैल गया, उसे थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है, ये तो की जा सकती है ना सिर्फ लोगों की प्रैक्टिस इंप्रूव करके। अब यही वो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है, वही जैसे मैंने आपको बताया।
ठीक है, इसमें कोई भी पीछे नहीं छूटता, चाहे कोई वुमेन है, चिल्ड्रन है, और कोई एल्डरली भी है, और कोई कैप नहीं है फैमिली साइज के या एज के ऊपर, जितने मर्जी बुजुर्ग हो सबको कवर किया जाता है। इसके अंदर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस क्या होते हैं? मेडिसिन के। ऐसा थोड़ी है कि कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और पैसे लगते नहीं है। देखो ये एक चीज क्यों कवर की गई, हमने एक चीज नोटिस की अपने पूरे इंडिया के अंदर कि कौन लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जो गरीबी की रेखा के ऑलरेडी नीचे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। कुछ लोग ना गरीबी की रेखा के जस्ट ऊपर होते हैं। इन लोगों के चांसेस होते हैं कि अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना, ये गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो इन्हें ऊपर बनाए रखने के लिए सिर्फ इतनी को सपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि गरीबी से ये बाहर रहे। तो हमने क्या स्टडी किया कि ये कब जाके आपके गरीबी में गिर जाते हैं, कि उस इंडेक्स में गिर जाते हैं। जस्ट करें जी, अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, बस अभी करंट अफेयर चल रहे हैं, उसके बाद क्लास करेंगे। तो गरीबी की रेखा के नीचे गिर जाते हैं। यहां पे इन्हें बचाने के लिए मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, गरीबी में कब गिर जाते हैं? जब भी कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा, और इन बड़े खर्चों में मेडिकल खर्चा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि साल में कभी ना कभी तो कोई ना कोई बीमारी किसी को हो ही सकती है, परिवार में किसी एक बंदे को भी हो सकती है। अगर उसके ऊपर ज्यादा नहीं 500 रुपए भी अगर बाई चांस खर्च हो गए ना, ये लोग गरीबी के नीचे चले जाते हैं। तो इस कारण उनकी दवाइयों का खर्चा भी सरकार उठाने को तैयार है, जस्ट कि वो अपना बाकी लाइफस्टाइल रख सके। ठीक है, और ऐसा ना हो कि अगलों को खाने की ही बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो इसके चलते हुए ये सारी स्कीम उनके लिए भी है। ठीक है, उन्हें भी उठाना जरूरी है, पर अगर और लोग पॉवर्टी लाइन में गिर गए तो इंडिया की तो बिलो पॉवर्टी लाइन का नंबर ही बढ़ता जाएगा। मैं सिर्फ उनका एग्जांपल दे रहा हूं, गरीबी की रेखा वाले भी इंक्लूडेड है। बॉटम से जो भी 50% पढ़ते हैं वो सारे तो गरीबी की रेखा वाले भी हो गए, उसके ऊपर वाले थोड़े से भी हो गए। ठीक है, जो नियर पॉवर्टी लाइन है। अब इसमें एलिजिबल कौन होता है? देखो एलिजिबल का क्राइटेरिया है SCCC डेटाबेस। अब ये SCCC क्या है? आपका ना जो लास्ट सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस कौन से साल में हुआ था? 2011, 2011, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। अब 2021 में सेंसस हो रहा है, ठीक है, इस टाइम पे। तो इससे पहले आपका जो सेंसस हुआ था ना, सेंसस 2011, इसमें ना सरकार ने एक अलग से एक और सर्वे करवाया था, जिसे कहते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का, शॉर्ट में यही SCCC 2011। कहीं पे भी तुम किसी भी स्कीम में पढ़ोगे ना, डायरेक्टली लिखा होगा SCCC 2011 के अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं। देखो इससे पहले जब हम किसी भी गरीब को ढूंढने निकलते थे, क्योंकि सरकार सबको तो फंड नहीं दे सकती, वो गरीबों को टारगेट करेगी। अगर सरकार गरीबों को टारगेट करने जाती थी, हम सिर्फ एक क्राइटेरिया लेके पहले चलते थे कि आपके पैसे कितने कमा रहे हैं वो। पर कई बार अगलों का जो लेबर है, जो दिहाड़ी वाला वर्कर है, उसके पैसे का क्या इनकम का सबूत है? ठीक है, उसे तो रोज के 500-700 मिल रहे हैं, उसका क्या सबूत रह गया? तो आपके लॉन्ग टर्म में सरकार ने डिसाइड किया कि देखो, एक तो इंडिया में कास्ट सिस्टम के कारण भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो ये जो आपका SCCC 2011 बनाया गया था ना, इसमें बहुत ही डिटेल में गरीबी को रिकॉर्ड किया गया था। जैसे ये देखा गया कि कौन से घर पक्के हैं, किनके घर कच्चे हैं। ऑब्वियसली पक्के घर वाला थोड़ा तो अमीर होगा ना, तभी तो उसका घर पक्का है। कच्चे घर वाला गरीब होगा। किसके घर पे कोई व्हीकल नहीं है, किसके घर पे साइकिल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर जिसके पास है, इनफैक्ट जिसके पास 3 व्हीलर भी है, वो गरीबी की रेखा के नीचे तो नहीं होगा। और जिसके पास 2 व्हीलर भी मोटराइज्ड है, वो भी गरीबी की रेखा के नीचे तो नहीं हो सकता। उसने स्कूटर खरीदा है तो लाख रुपए तो उसने भी लगाए हैं कहीं ना कहीं से। तो उसके बाद किस घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, मेल डेथ हो चुकी है, अब फीमेल चला रही है। क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमने ये भी ऑब्जर्व किया सरकार ने, कि जहां पे आपके मेल हेड नहीं होता, मेल हेड की डेथ हो जाती है,
वुमेन के साथ क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, उनकी इनकम ड्रॉप हो जाती है। तो अगर गरीब है और उस गरीब घर में भी चलाने वाली जो उस घर को चला रही है वो वुमेन है, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज बनाए गए, कितने एजुकेटेड लोग हैं घर में, कितने नहीं है, ऐसे ना पूरी हमने आबादी को स्टडी किया, उसके थ्रू हमने फिल्टर करके निकाले हैं कि कौन इंडिया में सबसे गरीब है। उन्हें बेनिफिट देने के लिए आप देखना सरकार की ना हर स्कीम में आपको हमेशा ये सेंसस दिखाई देगा कि ये इसके थ्रू बेनिफिशियरीज चुने जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये गरीबी की प्योर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। अभी तक का सबसे ज्यादा डिटेल्ड फिगर है। इस साल के सेंसस में कंट्रोवर्सी भी ये बनी थी, 2021 का जब सेंसस शुरू करवाया ना, सरकार ये वाला सेंसस करवा नहीं रही इस पर। आपकी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि करवाओ, ताकि पता चले कि किस तरीके से आपके कास्ट और उनकी इकोनॉमिक्स कैसे ग्रो कर रही है। पर सरकार ने मना कर दिया कि हम कोई कास्ट के बेसिस पे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इस कारण अभी के लिए SC/CC 2011 ही यूज होगा, ठीक है। इसमें अर्बन और रूरल एरिया में कौन कौन इंक्लूडेड है, वही देखो, कच्ची दीवारें हैं जिनकी, ठीक है, 16 to 59 में कोई एडल्ट मेंबर नहीं है, ठीक है, सारे बच्चे ही हैं, अगर वो तो अपने आप ही गरीब हो गए। तो ये सारे आपने यहाँ पे पढ़ लेने हैं। उसके बाद कौन से हाउसेस ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड है, जिनके पास मोटराइज 2, 3 या 4 व्हीलर हैं, ठीक है, जिनके पास एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी किसान क्रेडिट कार्ड पे 50,000 से ज्यादा की लिमिट है। देखो किसान क्रेडिट कार्ड ना, ये किसानों को दिया गया है। अब किसानों के खर्चे तो होते ही है ना, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ खरीदना है। अब कई बार किसान अगर पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई, उसके पास तो अगले साल के लिए पैसे ही नहीं है ये चीजें लगाने के लिए। तो एक सरकार ने ये स्कीम किसी ना किसी करंट अफेयर में पढ़ेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड ये दिया हुआ है, जिससे वो अपना ये जो छोटा मोटा खर्चा है, मतलब ये बीज खरीदना ये सब कुछ, और अपने घर के थोड़े बहुते खर्चे, बेसिक राशन खरीदना, वो कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं, मतलब इतनी लिमिट नहीं है कि गाड़ी निकाल लाएंगे, ठीक है, बस ये खर्चे मीट हो सकते हैं। ये लास्ट ईयर यूपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके पॉइंट्स आए हुए थे, इसमें क्या क्या खरीदा जा सकता है, तो किसी ना किसी करंट अफेयर में आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी बस लिमिट याद रखना, और ये सारी एक्सक्लूडेड कौन है, इसे एक बार पढ़ लोगे अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? अगला आपका करंट अफेयर है वेब बेस्ड सिस्टम फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट्स। आपके ना वॉलंटरी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है सिविल एविएशन के लिए। इंडिया के अंदर जितना भी आपका एयरलाइंस का सेक्टर है, एयरपोर्ट्स हो गए, एयरलाइंस का जितना भी, ट्रैफिक कंट्रोल भी है, कुछ भी है, जितने भी आपके प्लेन्स उड़ रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, कुछ भी उड़ रहा है, उनके लिए कोई भी कानून बनाना है, वो बनाने की जिम्मेदारी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनके लिए कोई भी पॉलिसी बनाता है ना, वो हमेशा देखना ये है। जैसे इंडिया में अब ड्रोन पॉलिसी पिछले महीने रिवाइज हुई है, नई पॉलिसी निकाली है सरकार ने। पहले क्या था, इंडिया के अंदर ड्रोन्स खरीदना बहुत ही मुश्किल चीज थी। पिछले महीने सरकार ने ड्रोन्स खरीदना और उन्हें उड़ाना बहुत आसान कर दिया पहले से, ठीक है। तो उन्हें फ्लाइंग भी अब आसान हो गई। पहले क्या था, हर फ्लाइट से पहले परमिशन लेनी है, नहीं आई तो नहीं उड़ाना, वो इलीगल होता था। जो वो शादी में भी उड़ाते घूमते थे ना, वो इलीगल है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, मतलब पायलट का लाइसेंस भी यही इशू करते हैं। हर जितना भी एविएशन सेक्टर है ना इंडिया में, हर चीज इसके अंडर आती है। किसी को एयरलाइन भी खोलनी है, उसका भी लाइसेंस इनसे लेना, हर चीज इनके अंडर है। तो ये इंडिया का हाईएस्ट ऑफिस है सिविल एविएशन के लिए, ठीक है, मिलिट्री नहीं, सिविल, ठीक है। ये जो है आपके जैसे प्लेन्स की ना नंबर प्लेट भी होती है, हर प्लेन को नंबर प्लेट जारी होती है, जैसे गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है, प्लेन की भी नंबर प्लेट होती है। जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हो, हमेशा उनका नंबर होता है ना I-7347, वो जो भी नंबर वो अनाउंस करते हैं ना, उसकी नंबर प्लेट है कि आप ये वाला प्लेन बोर्ड कर रहे हो, उसकी नंबर प्लेट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर सेम प्लेन में आ रहे होगे, वही नंबर दोबारा होगा, ठीक है, उनकी नंबर प्लेट्स होती है। तो वो सब कुछ ये इशू करता है। तो इसी चीज के कारण ना एक वॉलंटरी ऑफ सेफ्टी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा किसी को भी, मतलब जैसे आपको भी कोई ऐसी चीज लगती है जहां पे सिविल एविएशन को कोई भी खतरा हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपको ऐसा लगता है, लेट्स सपोज आपको लगता है कि एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ी आग लगी हुई है और उसके कारण शायद विजिबिलिटी खराब हो जाए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और लिख सकते हो कि इस एयरपोर्ट के इस साइड पे आग लगी हुई है और चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लेन को दिखेगा नहीं फिर तो क्रैश भी कर सकता है ना। तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, वो उसके बाद रिपोर्ट के बाद वो अपनी खुद जांच करेंगे और देख लेंगे कि एक्चुअली खतरा है या नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि आपको कहीं पे भी कोई भी सिविल एविएशन का खतरा लगता है, आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। किसी भी चीज का खतरा, अगर आपको फ्लाइट के अंदर कोई लगता है कि मैं फ्लाई करके आया हूँ, वहां पे जो आपके अंदर स्टाफ था उन्हें कोई भी सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता, वो लिख दो, ये खुद एक्शन लेंगे उसके रिगार्ड। ठीक है, तो ये वॉलंटरी है, सबको रिपोर्ट देनी जरूरी नहीं है, मर्जी है तुम देना चाहते हो नहीं देना चाहते। ठीक है, और तुम एनोनिमस रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हो, लेट्स वो तुम चाहते हो कि नाम ना आए तो तुम बिना नाम के भी अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें लगता है कि लेट्स वो उसको एयरलाइन का ही बंदा था, उसे पता चलता है उसकी एयरलाइन के जो प्लेन्स हैं वो प्रॉपरली सर्विस नहीं किए जाते, पैसे बचा रहे हैं, और वो वैसे रिपोर्ट कर देता है कि ये फ्लाइंग हैजर्ड हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपरली सर्विस नहीं कराते, तो क्रैश होने के भी उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर उसे रिपोर्ट कर दिया और उसने अगर बाई चांस अपना नाम लिख दिया, उसकी नौकरी चली जाएगी, तो वो एनोनिमस रिपोर्ट भी कर देगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये काम करना चाहते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी चीज में? तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स।